स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 15 अक्टूबर 1987 सुबह का वक्त था। बुर्किना फासो की राजधानी ओगा डोगो में हर दिन की तरह लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन कुछ घंटों बाद एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के भविष्य की दिशा और दशा बदल दी। एक शख्स को उसके ही सबसे करीबी दोस्त ने मरवा दिया। वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने अफ्रीका को अपनी शर्तों पर जीने का सपना दिखाया था। वो शख्स जिसने सिर्फ 33 साल की उम्र में अपने देश की बागडोर संभाली, जिसने अपनी मौत को सामने देखकर कहा, ये मुझे चाहते हैं। वो शख्स था थॉमस संकारा। आज 37 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद एक और नौजवान ने बुर्किना फासो की कमान संभाली है। उसका नाम है इब्राहिम ट्रावरे। संकारा के ठीक 40 साल बाद सत्ता में आया है और वो संकारा के नक्शे कदम पर चलने का दावा करता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? यह कहानी सिर्फ एक सैनिक और क्रांतिकारी की नहीं, ये कहानी है अफ्रीका के उस खोए हुए सपने की जो संकारा ने देखा था, और ये कहानी है एक नए नेता की जो उसी सपने को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन थे थॉमस संकारा, क्यों मारे गए वो, और आज के बुर्किना फासो में उनकी विरासत का क्या मतलब है। एक सैनिक का जन्म। थॉमस संकारा का जन्म 1949 में अपर वोल्टा के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनका बचपन फ्रेंच कॉलोनिज्म के आखिरी दिनों में बीता। जब वो 11 साल के थे, एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्रेंच झंडा उतारकर अपने नए देश का झंडा फहरा दिया। कहने को तो ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने संकारा के अंदर पल रहे विद्रोह को दिखाया। संकारा पढ़ने में तेज थे। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। वो सवाल पूछने वाले छात्र थे जो सिर्फ रटने में नहीं, समझने में यकीन रखते थे। संकारा के पिता उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन पादरी बनने के बजाय उन्होंने सेना में जाने का फैसला किया। पिता फ्रेंच सरकार में काम करते थे, इसीलिए उन्हें दूसरे लोगों के मुकाबले कुछ प्रिविलेज मिला हुआ था। उन्होंने 17 साल की उम्र में मिलिट्री अकादमी में दाखिला लिया। यही उनकी मुलाकात एक टीचर अदामा टूरे से थी, जिन्होंने संकारा को दुनिया के क्रांतिकारी विचारों से रूबरू कराया। यहीं से संकारा ने अपनी नोटबुक में लिखा, बिना राजनीतिक शिक्षा के सैनिक सत्ता में सिर्फ एक अपराधी होता है। यह लाइन उनकी पूरी जिंदगी का मंत्र बन गई। संकारा 1969 में एडवांस ट्रेनिंग के लिए मेडागास्कर गए। मेडागास्कर में उन्होंने देखा कि सैनिक सिर्फ लड़ते नहीं बल्कि विकास के काम में भी योगदान देते हैं। यह देखकर संकारा के मन में एक विचार आया, सेना को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि देश के विकास का इंजन बनाना चाहिए। मेडागास्कर में ही उन्हें राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली, जिसने उनके क्रांतिकारी विचारों को और पुख्ता कर दिया। सत्ता का उदय और पतन। साल था 1974। संकारा को माली के साथ हुए एक सीमा युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए पहचान मिली। उन्हें एक वार हीरो के रूप में देखा गया, लेकिन संकारा इस युद्ध को औपनिवेशिक सीमाओं का एक मूर्खतापूर्ण संघर्ष मानते थे। इसके बाद 1976 में संकारा ने मोरक्को की राजधानी रबात में एक विशेष सैन्य प्रशिक्षण कोर्स में भाग लिया। यहीं उनकी मुलाकात अपने ही जैसे विचारों वाले एक युवा अधिकारी ब्लेज कंपाओरे से हुई। एक साथ प्रशिक्षण लेते हुए उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर अपने देश की दयनीय स्थिति पर चर्चा की और एक बेहतर भविष्य का सपना देखा। मोरक्को से लौटने के बाद जब संकारा को दक्षिणी
बुर्किना फासो के शहर पो में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का कमांडर बनाया गया तो उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त ब्लेज कंपाओरे को ही अपना डिप्टी बनाया। इससे आप समझ सकते हैं कि संकारा कंपाओरे पर कितना भरोसा करते थे। 1980 में अपर वोल्टा में एक तख्ता पलट हुआ और कर्नल सेई जर्बो सत्ता में आए। शुरुआत में संकारा इस सरकार से दूर रहे, लेकिन बाद में सूचना मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। सूचना मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना लगातार की। एक मंत्री होने के बावजूद वो साइकिल से दफ्तर जाते थे, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे। जब उन्हें लगा कि जर्बो की सरकार लोगों का शोषण कर रही है तो उन्होंने खुलेआम एक लाइव रेडियो भाषण में इस्तीफा दे दिया और कहा, उन पर लानत हो जो अपनी जनता को चुप करा देते हैं। इसके बाद वहां वही हुआ जो निरंकुश सरकारें करती हैं। संकारा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तब तक संकारा देश के हीरो बन चुके थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उनके लिए सड़कों पर उतर आए। आखिरकार 1983 में संकारा के सबसे करीबी दोस्त और उनके डिप्टी ब्लेज कंपाओरे ने एक और तख्ता पलट किया। संकारा को रिहा कर दिया गया और वो बुर्किना फासो के नए राष्ट्राध्यक्ष बन गए। क्रांति का विस्फोट। सत्ता में आते ही संकारा ने देश का नाम अपर वोल्टा से बदलकर बुर्किना फासो कर दिया। बुर्किना फासो, जिसका मतलब होता है ईमानदार लोगों की जमीन। उन्होंने अपने नागरिकों को बुर्किनाबे कहकर पुकारा और उन्हें अपने देश को खुद बदलने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद थॉमस संकारा ने कई बड़े फैसले लिए। भ्रष्टाचार पर लगाम। उन्होंने सरकारी अधिकारियों की सैलरी कम की, लग्जरी कारें बेची और साइकिल पर चलने का उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की संपत्ति सार्वजनिक की, जिसमें उनकी एक पुरानी कार, कुछ गिटार और घर की मामूली चीजें थी। महिलाओं का अधिकार। संकारा ने जबरन शादी, बहुविवाह और महिला जननांग विकृति यानी फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, जिसे FGM भी कहा जाता है, गैर कानूनी उसे घोषित कर दिया। बुर्किना फासो पहला अफ्रीकी देश बना जिसने FGM के खिलाफ सशक्त सरकारी नीति अपनाई। उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को शामिल किया, उनके लिए कई कार्यक्रम शुरू कर दिए और महिलाओं को भी आगे बढ़ाया। आत्मनिर्भरता। थॉमस संकारा ने बुर्किना फासो को खाद्य आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक कृषि सुधार किए। उन्होंने विदेशी अनाज की जगह स्थानीय फसलों को बढ़ावा दिया, जिससे 4 साल में अनाज उत्पादन 16 से बढ़कर 30 लाख टन हो गया। किसानों को जमीन लौटाई गई। 6000 से ज्यादा छोटे जलाशय बने और बिचौलियों को हटाकर सीधी बिक्री की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य और पर्यावरण। उन्होंने 1984 में सिर्फ 2 हफ्तों में 20 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया। उन्होंने हर किसान से पेड़ लगवाए और राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया और 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगवाए। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पश्चिमी देशों की आलोचना की और अफ्रीकी देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विदेशी मदद एक जहर है जो देश को खोखला और कमजोर बनाती है। उनके इस निर्भीक निर्णय ने थॉमस संकारा को अपने देश का एक बहुत बड़ा हीरो बना दिया। उनके इस रवैये ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिला दी, लेकिन उनके दुश्मन भी इसी बीच पैदा हो गए। विश्वासघात और हत्या। यह बदलाव सबको रास नहीं आया। फ्रांस नाराज था क्योंकि उसने फ्रेंच कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। IMF नाराज था क्योंकि उसने कर्ज लेने से मना कर दिया। पड़ोसी नेता डर गए कहीं उनके देश में भी लोग इसी तरीके से उठ खड़े ना हो, और उससे उसका ही साथी ब्लेज कंपाओरे अब उससे डरने लगा था। संकारा की क्रांति को अंदर और बाहर दोनों जगह से खतरा था। अंदर से उनके सबसे करीबी दोस्त और डिप्टी ब्लेज कंपाओरे, जिन्होंने तख्ता पलटकर उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। अब उन्हें दोस्त संकारा की प्रसिद्धि रास नहीं आ रही थी। कंपाओरे को लगता था कि संकारा बहुत आदर्शवादी
और जिद्दी है। बाहर से फ्रांस और उसके अफ्रीकी सहयोगी संकारा की लोकप्रियता से डरे और सहमे थे। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति फेलिक्स हाउफुए-बोइनी ने कंपाओरे को अपने प्रभाव में ले लिया और अपनी गोद ली हुई बेटी से उसकी शादी करा दी। कंपाओरे को विलासिता और सत्ता की दुनिया दिखाई गई, जो संकारा के आदर्शों के बिल्कुल उलट थी। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी ने भी कंपाओरे का समर्थन करना शुरू कर दिया, क्योंकि संकारा ने उनसे दूरी बना ली थी। धीरे धीरे कंपाओरे ने सेना में अपना एक वफादार गुट बना लिया और संकारा को अलग थलग कर दिया गया। 15 अक्टूबर 1987 को संकारा को लगा कि कंपाओरे और उनके बीच की दरार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसी दोपहर संकारा की बैठक चल रही थी जब उन्हें अचानक बाहर गोलियों की आवाज सुनाई थी। उनके ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड्स को मार दिया गया था। कमरे में मौजूद सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए, डर गए। तभी संकारा उठे और शांत भाव से कहा, ये मुझे चाहते हैं। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और बाहर चले गए। उसी पल उन्हें गोलियों से भून दिया गया। संकारा को उनके ऑफिस में ही मार दिया गया। साथ में 12 और लोगों को गोलियां मारी गई। संकारा की मौत के बाद उनके साथ बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों को भी मार दिया गया। सिर्फ एक शख्स अलुन बोरो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे, जो अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वहां से भाग निकले। ब्लेज कंपाओरे ने सत्ता संभाली। उन्होंने संकारा की विरासत को मिटाने की हर कोशिश की और 27 साल तक बुर्किना फासो पर राज किया, जब तक कि 2014 में उन्हें एक जन विद्रोह के बाद भागने पर मजबूर नहीं होना पड़ा। 2022 में सैन्य तख्तापलट के बाद बुर्किना फासो की अदालत ने ब्लेज कंपाओरे को थॉमस संकारा की हत्या का दोषी ठहराकर उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन वह पहले से ही आइवरी कोस्ट में शरण लिए हुए था और अदालत में पेश नहीं हुआ। जुलाई 2022 में उन्हें सुलह के प्रयास के तहत राजधानी बुलाया गया, जहां उन्होंने संकारा के परिवार से माफी मांगी। लेकिन जनता के भारी विद्रोह की वजह से कंपाओरे को चुपके से आइवरी कोस्ट वापस लौटना पड़ा। आज भी वह आइवरी कोस्ट में आजाद घूम रहा है। जिस तानाशाह ने संकारा को मारा, वो आज भले दूसरे देश में बैठा अपनी उम्र कैद की सजा से बच रहा है, लेकिन इतिहास के कोर्ट में उसका नाम हमेशा दोषी रहेगा और आने वाली हर पीढ़ी उसे एक गद्दार के रूप में याद रखेगी। संकारा की विरासत और इब्राहिम ट्रावरे। आज थॉमस संकारा की विरासत पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। सालों से बुर्किना फासो भ्रष्टाचार, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। 2022 में एक और युवा कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे ने 34 साल की उम्र में तख्ता पलट करके सत्ता संभाली। ट्रावरे और उनकी बातें, उनका रहन सहन और उनका अंदाज थॉमस संकारा से बहुत मिलता जुलता है। ट्रावरे भी लग्जरी गाड़ियों के बजाय सिंपल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। वो भी विदेशी ताकतों की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि बुर्किना फासो को अपनी सुरक्षा और विकास के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो भी देशभक्ति और जनता की भागीदारी पर जोर देते हैं। लेकिन क्या ट्रावरे संकारा के सपने को पूरा कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। संकारा की सबसे बड़ी ताकत उनकी अखंडता, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई थी, क्योंकि उनके दुश्मनों ने इसी बात का फायदा उठाकर उन्हें खत्म कर दिया था। ट्रावरे भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। क्या वो संकारा की गलतियों से सीखेंगे और अपनी क्रांति को बचा पाएंगे, या फिर इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा? ये सवाल बुर्किना फासो के लोगों के मन में है। संकारा ने एक बार कहा था, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। आज शायद यह बात पहले से कहीं ज्यादा सच है। ऐसे में जिस तरीके से बुर्किना फासो में अब ट्रावरे ने जिम्मेदारी संभाली है और संकारा की तरह ही वो देश को बदलना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं, क्या उसमें उन्हें सफलता मिलेगी? इसके लिए इंतजार करना होगा। बाकी आप बने रहिए एनएफ न्यूज़ पर। इसी तरीके की दिलचस्प कहानियां आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी लगातार। नमस्कार।